Hello friends, good morning all of you. Beta, today we are going to discuss about the फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. इसके पहले बेटा जो क्लास 12th एनसीईआरटी की जो 2 लेक्चर में हम देख चुके हैं उसमें क्या था, उसमें हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंप्लीटली डिस्कस किया था. वो आपको पता ही है, वो ऑलरेडी प्लेलिस्ट में मौजूद है, आप उसको देख लीजिएगा. आपको या तो कॉलेज की तरफ से भी भेजा जा रहा होगा. ठीक है, अब हम आते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है. इसमें बेटा हम शुरुआत करते हैं, देखते हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या चीज है. तो जैसे एनसीईआरटी ने ही सबसे पहली सिंपल सी लाइन में पहली ही लाइन में लिख दिया है बेटा कि इसमें क्या होता है, ओवरीज होता है, ओविडक्ट, यूट्रस, सर्विक्स, वेजाइना, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, और उसके बाद एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो मैमरी ग्लैंड्स. ये सारी चीजें मिलकर के पूरे के पूरे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को कॉन्स्टिट्यूट करती हैं, बनाती हैं. ये सारे उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं. ठीक है ना बेटा. तो अब इनमें से जो आपको ओवरीज, ओविडक्ट, यूट्रस, सर्विक्स, वेजाइना और एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, जो ये पार्ट्स दिख रहे हैं बेटा, ये सारे के सारे पार्ट्स बेटा पेल्विक रीजन में होते हैं. ठीक है, पेल्विक रीजन में होते हैं. मैमरी ग्लैंड बेटा, ये मैमरी ग्लैंड ये एब्डोमिनल रीजन में होता है, फ्रंट पर होता है. इस चीज को भी थोड़ा ध्यान रखिएगा कि ये कहां पर सिचुएटेड होते हैं ये ऑर्गन. तो शुरुआत करते हैं कि जो ये ओवरीज, ओविडक्ट हैं, इनमें से कुछ ये जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं ये कुछ पेयर्ड होते हैं तथा कुछ अनपेयर्ड होते हैं. तो बेटा यहाँ पर हम क्लियर कर देना चाहते हैं कि ओविडक्ट और मैमरी ग्लैंड को छोड़ करके, जैसे ओविडक्ट क्या होता है बेटा, पेयर्ड होता है. ठीक है ना, ओविडक्ट पेयर्ड होता है, मैमरी ग्लैंड पेयर्ड होता है. बाकी सबके सब, ठीक है ना, बाकी सबके सब ओवरीज, ओवरीज भी बेटा, ओवरीज भी पेयर्ड होता है, माफ कीजिएगा. ठीक है ना, ओवरीज भी पेयर्ड होता है. ओवरीज, ओविडक्ट ये पेयर्ड होते हैं. यूट्रस सिंगल होता है, सर्विक्स सिंगल होता है, वेजाइना सिंगल होता है, जो कि एक्सटर्नल जेनाइटेलिया का ही पार्ट है, वो हम आगे देखेंगे. और मैमरी ग्लैंड पेयर्ड होता है, यानी ये यूट्रस, सर्विक्स, वेजाइना ये क्या होते हैं, अनपेयर्ड होते हैं. ये चीज आप इसको याद रखिएगा. ठीक, अब हम पहुंचते हैं कि ओवरी क्या चीज होती है. सबसे पहले ओवरी को पहले एनसीईआरटी ने भी डिस्क्राइब किया है कि यह प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन है. ठीक है बेटा, ये प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन है जो कि फीमेल गैमीट का प्रोडक्शन करता है. अब वो फीमेल गैमीट्स क्या है, वो फीमेल गैमीट्स है क्या बेटा, ओवम. ठीक है ना, ओवम, या इसे आप एग कहते हैं. ठीक, ये इसका प्रोडक्शन करता है और साथ ही साथ इस ओवरी के अंदर कुछ ओवेरियन ग्लैंड्स होती हैं जो इसके अलावा कुछ हार्मोन्स का भी सिक्रीशन ये करता है. वो हार्मोन्स एस्टेरॉइडल नेचर के होते हैं, एस्टेरॉइड हार्मोन्स का ये सिक्रीशन करता है. ठीक है बेटा. तो ओवरी में अभी हम बहुत ज्यादा डिटेल्स में जाएंगे तो आपको सारी चीजें क्लियर होती चली जाएंगी कि ये ओवरी कैसे, वो हार्मोन्स का सिक्रीशन तो हम आगे चल करके देखेंगे बेटा. जब हम गैमेटोजेनेसिस पढ़ेंगे तब उसमें हम आपको क्लियर कर देंगे कि उसमें क्या क्या ऐसे कौन कौन से ऐसी सेल्स होती हैं जो हार्मोन्स का सिक्रीशन करती हैं. अभी तो हम सिर्फ इसके एक्सटर्नल फीचर को पढ़ते हैं, इसके अंदर क्या चीजें होती हैं उसको समझ लेते हैं. बाकी गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस में हम आपको बता देंगे कि ये कौन कौन से हार्मोन्स सिक्रीट करती है और इस ओवरी के अंदर ऐसे कौन से सेल्स हैं जो वो हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं. ठीक है बेटा. अभी सिर्फ आप इतना जानते रहो कि ये क्या करता है, 2 काम करता है. क्या, पहला ये फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन करता है, दूसरा कुछ ये एस्टेरॉइडल हार्मोन्स का सिक्रीशन करता है जिसको हम ओवेरियन हार्मोन्स कहते हैं. कॉमनली आप लोग जानते भी होंगे, वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होते हैं. हम आगे डिस्कस कर लेंगे बेटा, अभी यहाँ पर इसको हम छोड़ते हैं. ठीक है ना, ये जो हार्मोन्स के बारे में यहाँ पर बता रहा है. ठीक है, तो कई सारी किताब में आप पढ़ेंगे कि ओवरी का शेप, साइज जो है, शेप तो राउंडेड होता है, ये ओवल होता ही है. इसकी साइज में आपको अलग अलग डाटा मिल सकता है, लेकिन जो एनसीईआरटी ने दे रखा है
कि इसका जो लेंथ होता है बेटा प्रत्येक ओवरी का, प्रत्येक ओवरी वो 2 से 4 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। वो पेल्विक वॉल से जुड़ी हुई होती है तथा यूट्रस से भी जुड़ा हुआ होता है, जिसे लिगामेंट कहते हैं। अब आप इसको ऐसे ही समझिए कि यहाँ पर अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये बीच में ऐसे ये लटकता हुआ क्या ऐसे थोड़ी ना पड़ा रहता है कि बीच में बॉल की तरह ये लटकता हुआ पड़ा रहेगा, ऐसा नहीं होता है बेटा। यहाँ पर एक मिसेंट्री होती है, एक लेयर होता है, झिल्ली जिसे कहते हैं। वो झिल्ली एक वाल बनाती है, उसे हम बेटा क्या कहते हैं, मीजोवेरियन वाल कहते हैं, ठीक है ना बेटा। इसे हम मीजोवेरियन वाल कहते हैं। ये मीजोवेरियन वाल जो है वाल में चिपकी हुई होती है, ठीक है, चिपकी हुई होती है। तो क्या ये हमारे कैविटी के अंदर क्या ऐसे लटकता हुआ रहेगा? ऐसा नहीं है बेटा, ऐसा नहीं है। यहाँ से एक लिगामेंट गया हुआ होता है, ठीक है ना, यहाँ से एक लिगामेंट गया हुआ होता है ऐसे बाहर की ओर, ठीक है ना बेटा। मैं थोड़ा सा यहाँ पर दिखा रहा हूँ, आप समझने की कोशिश कीजिए। मैं मार्कर चेंज करता हूँ कलर। यहाँ से एक लिगामेंट गया हुआ होता है, ठीक है ना, मैं आर पार कर दे रहा हूँ। लिगामेंट गया होता है, जैसे ये लिगामेंट्स है, ठीक है ना, लिगामेंट्स है। इसको आप ओवेरियन लिगामेंट्स भी कह सकते हैं, ओवेरियन लिगामेंट्स। ये लिगामेंट जा करके जुड़ता है आपके इस निचले वाली इधर, ये आपकी जो पेरिटोनियम कैविटी होती है, पेरिटोनियम कैविटी से जाकर के ये लिगामेंट जुड़ता है, जिससे कि ओवरी अपनी पोजीशन पर सिचुएटेड रहे, अपनी पोजीशन पर वो स्थित रहे, वो इधर उधर हिलडुल ना पाए। और दूसरी ओर होता है जो बेटा ये वाला हिस्सा, इसका जो ये वाला सिरा है, इधर वाला सिरा, ये वाला सिरा इसके यूट्राइन वाल से जुड़ा होता है। ये भी लिगामेंट से ही होता है। कौन सा लिगामेंट? वो ओवेरियन लिगामेंट्स ये कहलाता है। समझ में आ रहा है बेटा? एक बार फिर से इसको समझ लीजिए कि जो ओवरी होती है, ओवरी एक वाल से अटैच्ड होती है, जिसे हम मेसोवेरियन वाल कहते हैं, जो कि एक मेसेंट्री लेयर होती है। दूसरी ओर ये ओवरी जो होती है, इस मेसेंट्री लेयर को जोड़ने का, मेसेंट्री लेयर से और इस ओवरी को जोड़ने का काम कौन करता है? वो लिगामेंट करता है। वो लिगामेंट एक और आपकी पेरिटोनियम लेयर से जोड़ता है, ये वाला रीजन जो होता है, स्टमक वाला रीजन जो होता है, इसको जोड़ता है, तथा इस ओर ये यूट्रस से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है ना बेटा। इस ओर ये यूट्रस से जुड़ा हुआ होता है। ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर क्लियर दिखाई दे रहा होगा। और ये स्ट्रक्चर आपकी एनसीईआरटी ने भी ड्रॉ किया है, पूरा डायग्राम है, इसको भी बना लीजिएगा, ठीक है। ये हमने सिर्फ आपको समझाने के लिए बनाया है। अब आते हैं बेटा हम लोग कि ओवरी को और अच्छे से डीपली समझते हैं। और जैसे इतना आपको समझ में आ गया बेटा कि ये किससे जुड़ा होता है, यहाँ पर ये पेल्विक वाल से जुड़ा होता है, यूट्रस से जुड़ा होता है, ठीक है ना, लिगामेंट से। और इसी लिगामेंट से बेटा इसी लिगामेंट से अटैच्ड कुछ ब्लड वेसल्स भी आती हैं। वो ब्लड वेसल्स बेटा ये इसको न्यूट्रिशंस की सप्लाई करती हैं। ब्लड वेसल्स का काम क्या होता है आपको पता है कि वो ऑक्सीजन की सप्लाई करेंगी, ब्लड की सप्लाई करेंगी। ब्लड में जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ट्रांसपोर्टिंग मटेरियल्स होते हैं, वो सबके सब आते हैं, इसको यहाँ पर ये मिलता रहता है, ठीक है बेटा। इतना आपको समझ में आ गया। अब आगे एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है बेटा कि जो each ovary is covered by a thin epithelium which enclosed with the ovarian stroma। अब इसको भी समझ लीजिए पहले। जैसे मान लेते हैं ओवरी एक बॉल है, ठीक है ना, ओवरी एक बॉल है। आप फुटबॉल को ले लीजिए, फुटबॉल एक ओवरी है। उस ओवरी के ऊपर जो मतलब फुटबॉल के ऊपर की जो कवरिंग है, ऊपर जो पूरा का पूरा एक मोटा जो गत्तेदार दिखाई दे रहा होता है, वो क्या होता है? उसी को बेटा क्या कह रहा है? कह रहा है कि ये एक थिन एपिथेलियम होता है। यानी इसके ऊपर यहाँ पर जो पूरा का पूरा ओवरी जो कवरिंग है, उसको थिन एपिथेलियम कहते हैं, ठीक, थिन एपिथेलियम। और उसके अंदर जो टिश्यूज दिखाई दे रही होती हैं, इस ओवरी के अंदर जो टिश्यू दिखाई दे रहे हैं, उसी को ओवेरियन स्ट्रोमा कह रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर जो एनसीईआरटी बोल रहा है, जैसे आप इसको यहाँ पर समझिए कि जैसे मान लेते हैं ये पूरा का पूरा एक ओवरी है, और इधर क्या है, ये वाली जो लेयर दिखाई दे रही है, इसको बेटा हम क्या कहेंगे? एक एपिथेलियम कहेंगे, ठीक है ना, एपिथेलियम कहेंगे। इसके अंदर वाला जो हिस्सा है उसे क्या कहेंगे? ओवेरियन स्ट्रोमा कहते हैं इसको,
इतना आपको क्लियर हुआ बेटा ओवेरियन स्ट्रोमा। अब इस ओवेरियन स्ट्रोमा को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। ओवेरियन स्ट्रोमा को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है बेटा किनारे किनारे वाला जो रीजन होता है बेटा, बाहर वाला जो रीजन होता है उसे हम पेरिफेरल कॉर्टेक्स कहते हैं, ठीक है ना। यानी कि आप इसको ऐसे समझिए कि जो ये बाहर वाला रीजन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये किनारे किनारे जो हिस्सा दिखाई दे रहा है, इसको बेटा हम पेरिफेरल कॉर्टेक्स कहते हैं, ठीक है। पेरिफेरल, आप करेक्ट कर लीजिएगा, फेरल, चलिए पेरिफेरल कॉर्टेक्स कहते हैं। और जो बीच वाला रीजन दिखाई दे रहा है बेटा, ठीक है ना, बीच वाला जो रीजन दिखाई दे रहा है उसे हम इनर मेडुला कहते हैं। किनारे किनारे वाला जो है, किनारे, पेरिफेरल का मतलब होता है किनारे, इनर का मतलब होता है बीच में। यहाँ पर जो बीच में स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, बीच में ये होगा बेटा क्या, इनर मेडुला, ठीक है। ये होता है इनर मेडुला। अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर ये पेरिफेरल कॉर्टेक्स या इनर मेडुला क्या है। इसको आप ऐसे समझिए, कोई एक ऐसा बॉल लीजिए, बॉल को बीच से ऐसे काट दीजिए, ठीक है ना। कोई एक ऐसा बॉल लीजिए, बॉल को बीचों बीच से ऐसा काट दीजिए, तो उसके जो किनारे किनारे का जो स्ट्रक्चर दिखाई देता है वो कहलाता है पेरिफेरल कॉर्टेक्स, यानी ये कॉर्टिकल रीजन कहलाता है, और जो बीच में है वो मेडुलरली रीजन कहलाता है। ये इतना क्लियर हो गया, ठीक है बेटा। एक मिनट, इसको आप ऐसे समझ लीजिए बेटा, जो मैं इसको समझा रहा हूँ बार बार कि कॉर्टिकल स्ट्रोमा और मेडुलरली स्ट्रोमा, इसको आप ऐसे फिगर से समझिए। जैसे मान लेते हैं हमने ये एक ओवरी का डायग्राम बनाया, तो जो यहाँ पर है ये वाला किनारे किनारे वाला रीजन जो होता है बेटा, ये क्या है, बाहर से थोड़ा सा एक खुला हुआ भी रहता है, जो आकर के आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये आकर के जुड़ा होता है किससे, ये फाइम्बरी से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है ना। यहाँ पर ये ऐसे, ठीक है, ये खुला हुआ रीजन रहता है, ठीक, फाइम्बरी से जुड़ा हुआ होता है। जहां से ये लिगामेंट भी आके जुड़ता है वो इधर से ही आकर के जुड़ता है। तो ये वाला जो रीजन होता है बेटा, ये वाला जो रीजन होता है कि जो आपको किताब में लिखा हुआ है साफ साफ कि जो आपका ओवेरियन स्ट्रोमा होता है जो दो जोन में बटा होता है, एक है पेरिफेरल कॉर्टेक्स और दूसरा है इनर मेडुला। यानी कि यहाँ पर जो रीजन दिखाई दे रहा है ये वाला, इसी को कहते हैं पेरिफेरल कॉर्टेक्स। पेरिफेरल कॉर्टेक्स को याद रखिएगा बेटा, पेरिफेरल कॉर्टेक्स को कॉर्टिकल स्ट्रोमा भी कहते हैं, ठीक है। और इसी कॉर्टेक्स रीजन में ही गैमेटोजेनेसिस का फॉर्मेशन होता है, क्लियर बेटा, ठीक है ना। इसी कॉर्टिकल रीजन में ही गैमेटोजेनेसिस होगा, यानी क्या बनेगा, ओवम बनेगा, तो प्रोसेस कहलाएगी oogenesis। और बीच वाला जो रीजन होता है बेटा, ये बीच वाला रीजन, यहाँ पर होती हैं ब्लड वेसल्स, ठीक है ना बेटा, ब्लड वेसल्स, ये कहलाता है मेडुलरली स्ट्रोमा या फिर इनर मेडुला, ठीक है। इतना आपको यहाँ पर ये होप कि क्लियर हो गया होगा, यानी कि आपको ओवरी का पूरा फंडामेंटल कहानी समझ में आ गई होगी कि ओवरी जो होता है बेटा पेयर्ड में होता है, और पेयर्ड में होने के बाद इसमें ये किससे जुड़ा हुआ होता है, मीजोवेरियन वाल से जुड़ा हुआ होता है, लिगामेंट से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। यहाँ पर ये आपको इतना क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा किस पे, ओविडक्ट पे, तब तक इसको हम मिटाते हैं, ठीक है बेटा। हाँ बेटा, अब हम आते हैं ओविडक्ट पर, ठीक है। जो ओविडक्ट है, जैसे आप मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़े होंगे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी कुछ एक्सेसरी डक्ट होती हैं, तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के एक्सेसरी डक्ट्स का ये एक पार्ट होता है। तो पहली ही लाइन में अगर आप पेज संख्या 45 पर देखेंगे, तो जो ओविडक्ट है, ओविडक्ट को ब्रैकेट में फैलोपियन ट्यूब भी लिखा हुआ है, यहाँ पर ये सारी चीजें मिलकर के फैलोपियन ट्यूब बनाती हैं, उसको अभी हम आपको लिख देते हैं, वहां पर समझ में आ जाएगा। यानी जो ओविडक्ट है बेटा, ये फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, वेजाइना, यानी ये तीन चीजें इसमें एक्सेसरी डक्ट्स में आती हैं, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि फीमेल एक्सेसरी डक्ट्स, फीमेल एक्सेसरी डक्ट्स में कितनी चीजें आएंगी, तो आप तीन चीजें बताओगे बेटा, क्या, एक ओविडक्ट, एक यूट्रस और एक वेजाइना, ठीक है। इसमें तीन चीजें आएंगी, क्या, एक होता है बेटा फैलोपियन ट्यूब, जिसे
जिसे आप ओविडक्ट कह रहे हो, पेयर्ड होता है, और यूट्रस और वेजाइना, ठीक है ना बेटा, वेजाइना। इसी अब कोई आपसे कंफ्यूज कर सकता है कि सर ये सर्वाइकल कैनाल भी तो आपने यहाँ पर लिखा है सर्वाइकल कैनाल, तो बेटा सर्वाइकल कैनाल यूट्रस का ही एक पार्ट होता है, ये भी ध्यान रखिएगा, नहीं तो इसको एक अलग से आप डक्ट मान बैठे, ठीक है। यहाँ पर ये इतनी चीजें आपको समझ में आई। अब हम थोड़ा सा फैलोपियन ट्यूब को अच्छे से समझ लेते हैं, इसमें क्या क्या चीज होता है, ठीक है बेटा। ये मीजोवेरियन वाल थी, आप इसको नोट कर चुके होंगे, हम इसको भी मिटा देते हैं, ये भी जो लिगामेंट्स था इसको भी हम मिटा देते हैं, जितना एनसीईआरटी ने दिया है उसको ही हम समझते हैं, ठीक। तो बेटा इसमें आप समझिएगा कि क्या होता है। देखो बेटा एक झालरदार संरचना होती है जो कि जुड़ा होता है, किससे डायरेक्टली जुड़ा होता है, ओवरी से जुड़ा होता है, जो कि इसमें आपको समझ में कम आ रहा है, तो आप इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पर ऐसे समझाने की कोशिश करता हूँ। ये झालरदार संरचना जो होती है ये ओवरी से जुड़ा हुआ होता है, जिसको हम क्या कहते हैं बेटा, फाइम्ब्री कहते हैं, ठीक है। ये फाइम्ब्री से जुड़ा हुआ होता है। अब जो फाइम्ब्री होता है बेटा, ठीक है, ये एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, फाइम्ब्री होता है ये एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। ये प्रोजेक्शन जो होता है बेटा, जो ओवम बन करके निकलता है, यानी जो ओवरी से ओवम बन करके निकलता है, तो सबसे पहले किस में आता है, इसी फाइम्ब्री में आता है। तो अब आपको यहाँ पर जो हम पूरा का पूरा जो एक्सेसरी डक्ट को हम पढ़ रहे हैं, तो आपको इसमें समझ में आ गया होगा कि हम यहाँ से लिए हैं और वो यहाँ तक आया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है बेटा, वो फैलोपियन ट्यूब है, यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा फैलोपियन ट्यूब है, फिर उसके बाद यहाँ पर यूट्रस है, बीच में यहाँ पर यूट्रस आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। यूट्रस के बाद यहाँ पर आपको वेजाइना दिखाई दे रहा है, तो यानी तीन चीजें जो है। तो अब आप देखिएगा कि जो सबसे क्लोजेस्ट पार्ट होता है वो किससे जुड़ा हुआ होता है, फाइम्ब्री से, जो कि एक फैलोपियन ट्यूब का ही एक पार्ट है, ठीक है। और जो सबसे वाइडेस्ट पार्ट से जुड़ता है वो होता है यूट्रस, फिर देन क्या, वेजाइना, ठीक है। यहाँ पर फिर से अब यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ से जो ओवम बनकर के निकलता है, ओवम का, ओवरी से ओवम का निकलना ओव्यूलेशन कहलाता है, हम आगे समझेंगे उसको कि ओवम बनकर के निकला, निकलने के बाद सबसे पहले फाइम्ब्री जो कि एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, वो उसको होल्ड कर लेता है, ठीक है, वो उसको होल्ड कर लेता है, जिसे जो फाइम्ब्री का फॉर्मेशन करता है उसी को हम क्या कहते हैं, इनफंडिबुलम कहते हैं। यानी इस इनफंडिबुलम में जो फाइम्ब्री है वो ओवम को होल्ड कर लिया, ओवम को होल्ड करता है, करते ही ओवम कहाँ चला गया, इसके अंदर आ गया, ठीक है, इसके अंदर आ गया। यानी ये स्टमक, एम्पुला और इनफंडिबुलम तीनों क्या है, ये फैलोपियन ट्यूब ही हैं, फैलोपियन ट्यूब ही हैं, ठीक है। इस फैलोपियन ट्यूब के ये सब एक पार्ट है, स्टमक, एम्पुला, इनफंडिबुलम, ठीक है। अब सपोज करते हैं कि ओवम यहाँ से निकला और ओवम निकल करके कहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया, ठीक है, किसमें आ गया, वो इनफंडिबुलम में आ गया, यानी फैलोपियन ट्यूब के अंदर वो प्रवेश कर गया। अब क्या है कि ओवम फैलोपियन ट्यूब के अंदर जाने के बाद, ठीक है, उसके अंदर जाने के बाद फैलोपियन ट्यूब में के अंदर कुछ विशेष प्रकार की टिश्यू होती है जो कि सिलिएटेड होती है। तो वो सिलिएटेड टिश्यू जो होती है, हम आपको बता चुके हैं कि जो कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू होती है, याद कीजिए आप 11th की एनसीईआरटी को याद कीजिए कि जो कॉलमनर सिलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू होती है वो फैलोपियन ट्यूब में पाई जाती है। तो ये फैलोपियन ट्यूब में ये टिश्यू पाई जाती है। यहाँ पर ये वाला रीजन जो होता है बेटा सिलिएटेड होता है, ठीक है ना, सिलिएटेड होता है। तो सिलिएटेड होने की वजह से इसमें एक वेव चलती है ऐसे, ठीक है ना, वेव चलती है। और ये फैलोपियन ट्यूब जो है बेटा कॉन्स्ट्रिक्शन भी इसमें होता है, यानी ये कुछ सिकुड़ती भी रहती हैं। तो ये सिकुड़ने की वजह से जो यहाँ पर ओवम यहाँ पर पहुंचा है, ओवम यहाँ पर जो निकल करके आया है ओवरी से, ये ओवरी से जो ओवम निकल कर आया है वहां से ओवम आसानी के साथ माइग्रेट कर सके, उस फैलोपियन नलिका के अंदर वो आसानी से बढ़ सके, ठीक है। जिसमें हेल्प कौन कर रहा है, वो जो बेटा एक जो वहां पर लगातार जो कॉन्स्ट्रिक्शंस हो रहे हैं,
पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट आप कह सकते हैं कि जो एक पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हो रहा है उस वजह से वो आगे बढ़ रहा है, और सीलिया जो कि एक वेव क्रिएट कर रही है उस वेव के कारण वो ओवम आगे बढ़ता है। जैसे वो ओवम आगे बढ़ता है तो एक वाइडर, थोड़ा सा वाइडर पार्ट दिखाई देता है जिसे एम्पुला कहते हैं, और थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो थोड़ा सा और एक वाइडर पार्ट दिखाई देता है जिसे हम स्टमक कहते हैं। तो अब एम्पुला जो होता है बेटा, माफ कीजिएगा, स्टमक वाइडर नहीं होता है, एम्पुला वाइडर होता है, स्टमक थोड़ा सा नैरो होता है। ठीक है, आप यहाँ से समझने की, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा जो है लिपापोती हो गई है तो यहाँ समझने की कोशिश करेंगे तो क्लियर होगा। ओवम यहाँ पर पहुंचा, कहाँ पर, फाइमरी ने होल्ड करके कहाँ लाया, इनफंडिबुलम में। यहाँ पर आया तो सबसे पहले ये थोड़ा सा वाइडर पार्ट यहाँ पर मैं बना देता हूँ थाने पहले से, तो ये सब वाइडर पार्ट है। यहाँ पर पहुंचा, क्या है ये, एम्पुला है, ठीक है ना। एम्पुला में यहाँ पर ये एम्पुला है, अब आगे बढ़ा, यहाँ पर आया जो थोड़ा सा नैरो है उसको क्या कह रहे हैं, स्थमक है, ठीक है ना, स्थमक। तो यहाँ पर वो पहुंचता है, ठीक है। तो यहीं पर वो आकर के कुछ जो ओवम होता है वो यहीं पर आकर के रुक जाता है, ठीक है ना बेटा। जो ओवम होता है वो यहीं पर आकर के रुक जाता है जहां पर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट होती है। स्पर्म का आने का रास्ता इधर से है, स्पर्म आया यहाँ से, यहाँ पर ओवम को ये फर्टिलाइज कर देता है। तो अब मैंने बताया कि ओवम को मूवमेंट करने के लिए कौन कौन सी दो चीजें हेल्प कर रही हैं, वो आपको पता है कि ये कॉन्स्ट्रिक्शन होता है इसमें, तो एक पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होने की वजह से इनमें कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, मूवमेंट कर रही होती है, और सीलिया जो कि एक वेव क्रिएट करती हैं, इनकी वजह से इसमें मूवमेंट होता है। एक चीज और, जो कॉलमनर सीलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू होती है ये म्यूकस का भी श्रावण करती है, म्यूकस को भी सिक्रेट करती है, ठीक है, इसलिए इनको सिरोसा भी कहते हैं, ठीक, सिरोसा। इसमें बहुत ज्यादा अंदर नहीं जाएंगे हम लोग। तो वो म्यूकस जो होती है वो धीरे 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 माइग्रेट करने में हेल्प करती हैं, ठीक है बेटा। ओवम यहीं तक आकर के वो पहुंचता है, फर्टिलाइज हो गया तो वो डेवलप करता हुआ आगे आएगा, नहीं तो यहीं पर वो डिग्रेड हो जाता है, ठीक। इतना आपको क्लियर हो गया बेटा। आपको ओवरी समझ में आ गया, ओविडक्ट समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं इस पर, यूट्रस पे आगे बढ़ते हैं। तब तक थोड़ा सा बेटा इसको जो थोड़ा सा इधर उधर लिखा है इसको मिटाते हैं, आप नोट करते जाइएगा बेटा, ठीक। मिटाया है कुछ, नोट करने के लिए यहाँ पर हमने कुछ मिटाया है। तो अब हम आते हैं यूट्रस पर। यूट्रस पर समझते हैं कि यूट्रस क्या चीज है। यूट्रस, एनसीईआरटी ने भी एक यूट्रस को जैसे बताया है कि ये एक सिंगल होता है, पहले ही बताया कि सिंगल होता है, ठीक है ना बेटा, अनपेयर्ड होता है। इसको वॉम्ब कहते हैं, जिसे हिंदी में कोख कहा जाता है, ठीक है ना, वॉम्ब। क्योंकि यहाँ पर फीटस का डेवलपमेंट होता है, बेबी का डेवलपमेंट यहीं पर इसी में होता है। और ये किस शेप का लिखा गया है बेटा, आप एक एक पॉइंट इसको नोट करते जाइएगा। इट इज कॉल्ड वॉम्ब, और ये किस शेप का होता है, इन्वर्टेड पीयर का होता है, ठीक ना, इन्वर्टेड पीयर का होता है। आप ऐसे पॉइंट वाइज इसको आप नोट करते जाएंगे तो पढ़ने में आसानी होगी, और ये आप फिगर में भी आप सारी चीजें, बेसिकली तो सारी चीजें आप नोट करते ही हैं, बाकी सारी चीजें तो आपको इसी लेक्चर में ही समझ में आ जाएंगी, ठीक, डोंट वरी, आप भरोसा रखिए, ठीक। आगे बढ़िए, फिर क्या है, हाँ, ये जो अब आते हैं सीधे सीधे टॉपिक पे आते हैं। ये यूट्रस जो होता है बेटा, यूट्रस जो हमने बताया कि जो मीजोवेरियन वाल से जो पीछे से एक लिगामेंट आया था, ठीक है ना, जो लिगामेंट आया था वो लिगामेंट इधर से आता है, एक लिगामेंट इधर से आता है। यही लिगामेंट पेल्विक रीजन में जोड़ करके रखता है, जिससे ये वॉम्ब मींस जिससे ये यूट्रस अपनी जगह पर बिल्कुल स्थित रहता है। इस चीज को भी ध्यान में रखिएगा बेटा, ये जो लिगामेंट है, लिगामेंट इसको अपनी जगह पर स्थित रखने में हेल्प करता है, और ये जोड़ता है किससे जाकर के, ये लिगामेंट ये पेल्विक रीजन से जाकर के जुड़ा होता है, जो कि हमने आपको पहले ही समझा दिया है, बता दिया है। जो ओवरी के साथ भी यही लिगामेंट्स जुड़ा हुआ था, ठीक है ना। अब जो यूट्रस होता है, यूट्रस का जो ये कैविटी है, ये जो कैविटी आपको दिखाई दे रही है, यहीं पर ये पूरा का पूरा यूट्रस है। ये यूट्रस यहाँ पर जो एक सर्विक्स होता है, सर्विक्स में एक सर्वाइकल कैनाल होती है, और ये वेजाइना जो दूसरी कैनाल होती है। ये तीन चीजें इसमें शामिल होती हैं कि यूट्रस का ये जो वॉर्म पार्ट है ये, और ये सर्वाइकल कैनाल और ये वेजाइना। ये सर्वाइकल कैनाल और वेजाइना को बेटा हम
बर्थ कैनाल भी कहते हैं, ठीक है ना। सर्वाइकल कैनाल और वेजाइना को हम बर्थ कैनाल भी कहते हैं, क्योंकि बेबी जो पार्चुरेशन होता है, बच्चे का जो जन्म होता है, वो इसी रास्ते से होता है, इसी वे से होता है। ठीक है ना बेटा, यहाँ पर ये चीजें आपको क्लियर हो गई। ठीक, अब चलिए देखिए, हाँ थोड़ा सा एनसीईआरटी ने जो लाइन लिखी है इसको भी एक बार आप क्लियर से समझ लीजिए कि लिखा है कि ये यूट्रस ओपन्स इनटू वेजाइना। यूट्रस कहाँ पर ओपन हो रहा है बेटा? वेजाइना में ओपन हो रहा है थ्रू ए नैरो सर्विक्स। किसके थ्रू? ये सर्विक्स जो होता है नैरो होता है बेटा, बहुत सकरा होता है, बहुत पतला होता है। द कैविटी फॉर्म्स बर्थ कंट्रोल, मतलब बर्थ कैनाल, वो हमने आपको बताया कि ये जो होती है ये जो होती है ये बर्थ कैनाल कहलाती हैं। द वॉल ऑफ यूट्रस। हाँ चलो अब हम लोग आते हैं कि जो यूट्रस की जो वॉल होती है, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो वॉल होती है, ये 3 लेयर्ड की होती है। जो आउटर लेयर होती है बेटा एक मिनट बस होल्ड, ठीक है, 3 लेयर होती है बेटा। यहाँ पर जो एक्सटर्नल, ठीक है ना, एक्सटर्नल लेयर जो होती है, एक्सटर्नल लेयर उसको बेटा हम पेरीमेट्रियम कहते हैं, ठीक है ना, पेरीमेट्रियम कहते हैं। और जो बीच वाली लेयर होती है उसे हम कहते हैं बेटा मायोमेट्रियम कहते हैं, मायोमेट्रियम कहते हैं। जो इंटरनल लेयर होती है, सबसे अंदर की ओर जो लेयर होती है, उसको कहते हैं बेटा हम एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। अब आप समझिए बेटा, पेरीमेट्रियम जो होती है थिन होती है, ये होती है थिक होती है, ठीक है ना बेटा। पेरीमेट्रियम जो होती है थिन होती है, और एंडोमेट्रियम थोड़ा से ग्लैंडुलर टिश्यू की बनी हुई होती है। यहाँ पर लिखा हुआ है बेटा, थोड़ा सा इस चीज को भी समझिएगा कि एक्सटर्नल थिन मेम्ब्रेन, पेरीमेट्रियम, मिडिल थिक लेयर स्मूथ मसल्स की बनी हुई है, ठीक है ना बेटा। ये स्मूथ मसल्स की बनी हुई है। मायोमेट्रियम जो होता है बेटा, एक मिनट, ये जो मायोमेट्रियम है बेटा, मिडिल लेयर, ये मायोमेट्रियम है, ये किस टाइप के मसल्स की बनी है बेटा? स्मूथ मसल्स की बनी होती है, ठीक है ना बेटा, स्मूथ मसल्स की बनी है, ठीक। और जो अंदर एंडोमेट्रियम है बेटा, वो एक ग्लैंडुलर लेयर होती है, ठीक है, ग्लैंडुलर लेयर होती है, इसको हम एंडोमेट्रियम कहते हैं। इसमें इस चीज में थोड़ा सा बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि जो फीमेल्स में, यानी जो फीमेल्स में, जो गर्ल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल जो चलता है एवरी मंथ, वो रिस्पॉन्सिबल होती है यही वाली वाल जो यहाँ पर इस तरीके से बना करके दिखाया है, यानी वो यही एंडोमेट्रियम वाल ही रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। इधर वाले हिस्से को मैं मिटाता हूँ, थोड़ा सा आप समझ गए होंगे, ठीक, जल्दी से। तो यहाँ पर जो पेरीमेट्रियम मायोमेट्रियम वाल होती है, ये परमानेंट वाल कहलाती है, ठीक है ना बेटा, परमानेंट वाल कहलाती है। क्यों परमानेंट कहलाती है अभी समझेंगे आप इसको। और इसको बेटा हम इम्परमानेंट कहते हैं, इम्परमानेंट, ठीक है ना, इम्परमानेंट। जो पेरीमेट्रियम थिन वाल, मायोमेट्रियम थिक वाल, एंडोमेट्रियम भी एक थिक वाल होती है। वो डिपेंड करता है कि वो कितने समय तक वो रह चुकी है, ठीक ना, ये वाल रह चुकी है, ठीक, ये भी एक थिक वाल ही होती है। अब इसी एंडोमेट्रियम में, यहाँ पर यही एंडोमेट्रियम मेंस्ट्रुअल साइकिल को ऑपरेट करती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो चलता है, इसी वाल से जो है वो पता चलता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल वो चल रही होती है, ठीक। जो एंडोमेट्रियम है बेटा, एंडोमेट्रियम को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है बेटा, एक होता है एंडोमेट्रियम की वाल जो है वो एक है स्ट्रेटम फंक्शनलिस और स्ट्रेटम बेसिलिस, ठीक है ना, स्ट्रेटम फंक्शनलिस और स्ट्रेटम पूरा लिख देते हैं, स्ट्रेटम बेसिलिस, ठीक है। अब जो ये स्ट्रेटम फंक्शनलिस, स्ट्रेटम बेसिलिस होता है, ये एंडोमेट्रियम का ही पार्ट होता है। पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम बेटा परमानेंट अपनी जगह पर स्थित रहती है। एंडोमेट्रियम वाल जो होती है, इनमें ब्लड वेसल्स गुजरी हुई होती है। सब ब्लड वेसल्स तो सब में होती है, ब्लड वेसल्स होती हैं। ये जब हार्मोन्स का लेवल अप डाउन होता है, फ्लक्चुएट करता है, कब हो, कौन से हार्मोन्स का लेवल बेटा? ओवेरियन हार्मोन्स का लेवल। वो आपको हम आगे समझाएंगे कब ये वाल टूटती है, कब बनती है। तो अभी आप जानते रहिए सिर्फ इतना कि जब हार्मोन्स का लेवल फ्लक्चुएट करता है तभी ये वाल ब्रेक डाउन हो जाती है, जिससे कि
इस सर्विक्स से होते हुए वेजाइना से फीमेल्स में मंथली ब्लीडिंग होती है, ब्लीड करती हैं, ठीक है ना। तो इस वजह से इस वाल को इस जो होता है, इसी वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल पता चलता है, ठीक है ना, कि मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रही है या नहीं चल रही है। ये वाल हर मंथ टूट जाने की वजह से इसको हम इम्परमानेंट वाल कहते हैं। तो जो वाल टूटती है बेटा, जो वाल टूटती है वो फंक्शनैलिस टूटती है, ठीक है ना। जो वाल टूटती है वो फंक्शनैलिस टूटती है। जो बैसाइलिस होती है वो एंडोमेट्रियम के हिस्से को पतली सी लेयर से वो कवर किए रहता है। तो जो वाल बराबर लगातार टूटती और बनती रहती है वो स्ट्रेटम फंक्शनैलिस होता है, ठीक है। यानी ये यूट्रस अब आपको हमारे समझ में आ गया होगा। इसको आप अगर जल्दी से और समझना चाहें बेटा, जल्दी से और समझना चाहें तो एक बार फिर से ऐसे समझ लो कि ये वॉर्म कहलाता है, इन्वर्टेड पियर शेप का होता है, इसमें 3 लेयर्ड होती हैं, ठीक है ना, 3 लेयर्ड होती हैं, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम 2 लेयर का बना होता है। ये दोनों ऊपर की जो पहली 2 लेयर होती हैं, आउटर और मिडिल, ये दोनों बेटा परमानेंट लेयर होती हैं। और एंडोमेट्रियम जो होता है बेटा, ये इम्परमानेंट लेयर होती है। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंडक्ट करने में हेल्प करता है, ठीक। और इसमें ये पेल्विक रीजन से, ये लिगामेंट से जाकर के पेल्विक रीजन से जुड़ती हैं। जो पेल्विक रीजन का जो पेरिटोनियम होता है उसी से जुड़ते हैं, जिससे यूट्रस अपनी जगह पर यथावत बना रहता है, ठीक। ये आपको हमारे समझ से इतना क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है बेटा। और एक चीज और बेटा, जैसे यहाँ पर तीनों लेयर का फंक्शन यहाँ पर एनसीईआरटी ने बताया है, मैं देख रहा हूँ कि तीनों लेयर का फंक्शन। तो अब जैसे आपको मैंने कहा कि पहला ये जो एंडोमेट्रियम लेयर है, एंडोमेट्रियम लेयर क्या काम करता है, आपको ये साइक्लिक चेंज करता है, मेंस्ट्रुअल साइक्लिक चेंज में हेल्प कर, मेंस्ट्रुअल साइक्लिक चेंज लाता है ये फीमेल्स में। मायोमेट्रियम बेटा, मायोमेट्रियम स्मूथ मसल्स होने की वजह से ये हाईली कॉन्ट्रैक्टाइल होता है। यहाँ पर आप पॉइंट करके नोट कर लीजिए, इट इज हाईली कॉन्ट्रैक्टाइल, सो इट हेल्प्स इन पार्चुरेशन ऑफ बेबीज, डायरेक्टली इट हेल्प्स इन पार्चुरेशन, क्योंकि इसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल नेचर का होगा। तो ये जो है मसल्स जो है कॉन्ट्रैक्ट करेगी, कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से बेबी यहाँ पर ये पास आगे की ओर होता है, ठीक है। और जो ऊपर की जो पहली लेयर है पेरीमेट्रियम, जिसे आउटर लेयर कह रहे हैं हम, एक्सटर्नल लेयर कह रहे हैं, इन दोनों लेयर को वो प्रोटेक्ट करती है। क्लियर बेटा, पहला प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना आउटर वाली, मायोमेट्रियम कॉन्ट्रैक्टाइल नेचर की होती है जो कि पार्चुरेशन में हेल्प करती है, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल चेंज करने में ये हेल्प करती है, ठीक है बेटा। बेटा एक चीज और बेटा, हमने आज ओवरीज को, ओविडक्ट को, यूट्रस को, सर्विक्स को, वेजाइना को, इतना हमने क्लियर कर लिया है, ठीक है ना, इतना हमने इसमें डिस्कस किया है, ठीक है ना बेटा। अब हमारा जो कि थोड़ा वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जा रहा है, इस वजह से हमको ये प्रॉब्लम होती है अपलोड करने में, डाटा हमारे पास जो है सफिशिएंट नहीं होता है। तो हम एक्सटर्नल जेनाइटेलिया और मेमरी ग्लैंड्स को अलग वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे। बेटा जो चीज़ यहाँ पर हम बता रहे हैं ना, इसको आप नोट भी करते जाइएगा, क्योंकि हमारे पास वो एक पॉइंट को लिखने का यहाँ पर टाइम नहीं होता है। और ये फिर अगर ऐसा एक पॉइंट को लिखने लगे, आपको बोल करके लिखवाने लगे, तो इट विल बी वेरी लॉन्ग। सो प्लीज़ बियर विथ मी। तो क्या करना है, आपको एनसीईआरटी को पढ़ना है, पढ़ने के बाद आपको लेक्चर को सुनना है, एनसीईआरटी के पॉइंट्स को उठा करके सॉल्व करना है, और इससे रिलेटेड लॉट्स ऑफ अनलिमिटेड जितना आपको मिल सके उतने एमसीक्यूज को सॉल्व करना है, ठीक है। पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।